Hi, this is class number 11, General Studies Revision for Prelims 2022. Polity, History, Current Affairs, Economics and Geography. इन सारे सब्जेक्ट्स के 11 टॉपिक्स हम देखेंगे इन अराउंड 30 मिनट्स ऑफ टाइम। शुरुआत करते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी के ये क्विक फैक्ट्स हैं। क्विक फैक्ट्स पॉलिटी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है। आज हम समझेंगे लिक्विडिटी क्या होता है, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के। देन वी विल टॉक अबाउट सी फ्लोर। टेक्टोनिक्स पढ़ा था, प्लेट टेक्टोनिक्स, आज इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। ड्रेनेज पैटर्न क्या है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म क्या होता है, प्रोज एंड कॉन्स, दीज आर डांसेस ऑफ इंडिया और एनी बेसेंट अमृत महोत्सव श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे। सो ये सारे 11 टॉपिक्स हम 30 मिनट्स में क्विकली देखने वाले हैं। इस सीरीज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए आप बी रेगुलर, वीडियोस आप देखो और फिर इसको रिवाइज भी करो। सी द आइडिया, मैं इसको इतना कंसाइज इसलिए बनाता हूँ स्पीड में ताकि कम टाइम पे हम ज्यादा कंटेंट डिलीवरी यहाँ पे हो पाए। अब इट इज ऑन यू, इसको आपको रिवाइज करना है अच्छे से सो दैट अपने पास टाइम एफिशिएंसी आएगी, हम ज्यादा चीजें कवर कर पाएंगे। बिकॉज अवर आइडिया इज ये नहीं है कि सेलेक्टेड गिनती के 50 टॉपिक बस देखे ग्रेट डेप्थ में और वो टॉपिक अगर पूछे ही नहीं गए सवाल प्रीलिम्स में देन व्हाट। सो द आइडिया इज वी नीड टू हैव 1000 टॉपिक्स और एक सर्टेन डेप्थ में ताकि हम सवाल वहां पे कर पाए। ओके, सो इस सीरीज को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए आप वीडियो के साथ रेगुलर रहो। ट्राई टू वॉच इट एट 7 AM, ग्रुप में एक साथ देखते हैं तो ज्यादा इंटरेस्ट आता है। देन इसका मैं PDF भी से विद इन आवर्स शेयर कर रहा हूँ, उसको आप रिवाइज कर लो। ये चीज डेली का डेली आपका सेटल हो जाएगा और बहुत आसान होगा, जब बैकलॉग नहीं आएगा आपके पास, ये चीजें अच्छे से रिवाइज होती जाएगी। ओके, सो द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज इशूड। ये रिट्स होती है, आर्टिकल 32 में हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है ब्रिंग द बॉडी in the form of an order calling upon a person who has detained another person to bring that person before court, उसकी बॉडी लेके आओ and show authority for such detention, कि किस बेसिस में आपने उसको डिटेन कर रखा है। तो दिस इज हेबियस कॉर्पस। द रिट ऑफ क्वो वारंटो, क्वो वारंटो भी एक टाइप ऑफ रिट है। ये एक ऑर्डर है फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट जिसमें इट कैन कॉल अपॉन अ पर्सन, किसी को भी पर्सन को बुला सकती है टू शो अंडर व्हाट अथॉरिटी ही इज होल्डिंग द ऑफिस। क्वो व्हाट क्वेश्चन हो रहा है, क्वो क्वेश्चन, वारंटो मतलब अथॉरिटी। क्वो वारंटो, किस अथॉरिटी से आप इस पोस्ट पे बैठे हो, तो दैट इज क्वो वारंटो। रिट ऑफ मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब होता है कमांड, इज इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू कमांड अ पर्सन और पब्लिक अथॉरिटी टू डू समथिंग इन द नेचर ऑफ द पब्लिक ड्यूटी, कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, पब्लिक ड्यूटी करो, वी कमांड, मैंडेमस। द रिट ऑफ सर्टियोरॉरी इज इशूड बाय अ सुप्रीम कोर्ट। सर्टियोरॉरी का मीनिंग देखो, सर्टिफाई करना। इंफीरियर कोर्ट को बोला जो रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स है, केस है, उसका रिव्यू के लिए हमारे पास भेजो, हम इसको सर्टिफाई करेंगे, तो दैट इज सर्टियोरॉरी। इंफीरियर कोर्ट टू ट्रांसफर द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस फॉर रिव्यू, सर्टियोरॉरी, सुपीरियर कोर्ट को। प्रोहिबिट करना क्या होता है, ये काम हम करने नहीं देंगे। सो द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट और ट्राइब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन और एक्टिंग कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब हम ये काम आपको नहीं करने देंगे। और मैंडेमस में हम आपको बोल रहे हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा, तो मैंडेमस प्रोहिबिशन। सर्टियोरॉरी में सर्टिफिकेट लो, सर्टिफाई करो। क्वो वारंटो मतलब व्हाट अथॉरिटी, हेबियस कॉर्पस मतलब ब्रिंग द बॉडी। तो ये रिट्स है, हेबियस कॉर्पस, क्वो वारंटो, मैंडेमस, सर्टियोरॉरी एंड प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जो होता है वो यूजुअली लोअर कोर्ट अगर जुरिस्डिक्शन एग्जिट कर रही है तो उधर प्रोहिबिट कर दिया जाता है। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स 24 क्यों इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 के टाइम पे भी हमने देखा चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड अंडर द आर्टिकल 24। लेबरर इज एंटाइटल्ड टू गेट एटलीस्ट मिनिमम वेजेस, वरना एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, तो दिस इज आर्टिकल 23, मिनिमम तनख्वाह देनी पड़ेगी। रिट है जो क्वो वारंटो, ये इशू हो सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस, की मतलब किस अथॉरिटी से कर रहे हो। क्वो क्वेश्चन पूछा, वारंटो अथॉरिटी क्या है, क्वो वारंटो। मैंडेमस जो हो सकती है वो इशू हो सकती है जब आप अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हो, तो मैंडेमस मतलब डू योर ड्यूटी। प्रोहिबिशन मतलब हम ये काम नहीं करने देंगे। सर्टियोरॉरी मतलब ये काम आप हमसे सर्टिफाई करो। क्वो वारंटो क्वेश्चन लिखा है, किस हक से आप इस पोस्ट पे बैठे हो। और हेबियस कॉर्पस मतलब
बॉडी, कॉर्पस, बॉडी, बॉडी इधर लेके आओ, हेबियस कॉर्पस। तो ये सब होती है रिट्स। अब अपन देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हमें स्पीड से चलना पड़ेगा, अदरवाइज ये 1000 टॉपिक्स कवर नहीं होने। अपन इनफैक्ट 1000 भी क्रॉस करने वाले हैं, बट इसके लिए आपको यू विल हैव टू मैच माई स्पीड। और अगर आप थोड़ा सा भी इनपुट डालोगे ना, चीजें बहुत आसान हो जाएगी हमारे लिए। ओके, सो लेट अस सी। देखो, अब इसका जो भी कंटेंट है ना, मैं उसको भी रैंडम पिक नहीं कर रहा हूँ, उसको स्टैंडर्ड बुक से ही ले रहा हूँ, ताकि ऐसा डुप्लीसिटी ऑफ रिसोर्सेज भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना, वही कंटेंट मैं यहाँ पे क्विकली कवर करवा रहा हूँ। तो जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट है, 1917 में आया, पहली बार ये हुआ। ऑब्जेक्टिव था ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। 1909 देखा था अपन ने, अब 1919 आया। अब क्या है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में लाना है। तो ये इनेक्ट हुआ 1921 में, इन्फोर्स हुआ, और अब है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड। तो पहला नाम जो होता है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, दूसरा होता है वो वाइस रॉय होता है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेगू, वाइस रॉय हो गया चेम्सफोर्ड। सो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं इसे 1919 को। इसके फीचर्स क्या हैं, तो ये 10 फीचर्स हैं इसके। लेट अस सी। It relaxed the central government over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects। मतलब ये सेंटर का सब्जेक्ट है, ये प्रोविंस का सब्जेक्ट है, ऐसे डिमार्केशन हो गया। तो रिमेंबर हमने क्या देखा था, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आ रही थी 1853 पीक। अब डिसेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आने लग गई है, और इसका पीक अभी आएगा 1935 में। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऑथोराइज्ड हैं टू मेक लॉज ऑन देयर रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। आप बताओ अभी कौन से शेड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह दिया है प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अभी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी है, बट डिसेंट्रलाइजेशन भी वहां पर आ रहा है। फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट्स, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। तो मतलब प्रोविंस में डायर किया गया है। Transfer subject to be administered by the governor with the aid of minister responsible to the legislative council। तो कुछ जो हैं वो गवर्नर के एक्सक्लूसिव हैं, और कुछ वो मिनिस्टर्स के थ्रू करवाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। रिजर्व सब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो दो तरीके के काम हो गए, एक में गवर्नर की मर्जी, दूसरे में वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू काम करवाएगा, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। इसी को बोलते हैं डायरकी। डायरकी का मतलब होता है डबल रूल। ये फ्लॉप शो है। फिर इसके बाद बाय कैमरलिज्म होता है। कैमरा लिखा हुआ है मतलब 2 कैमरा है, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी। ऑल्दो अब वो मिलके संसद टीवी हो गया है, बट जस्ट टू रिमेंबर बाय कैमरलिज्म। तो मतलब 2 हाउसेज आ गए, डायरेक्ट इलेक्शंस भी अब कंट्री में आ गए। तो इंडियन लेजिस्लेटिव सिस्टम है, अपर हाउस हुआ काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस तरीके से 2 हाउस आ गए। मेजॉरिटी अभी दोनों हाउसेज में अब डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू मेंबर्स आ रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या है, 3 ऑफ द 6 मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर देन कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियन। तो देखो, इंडियंस ने शुरुआत लेजिस्लेटिव काउंसिल से की थी, अब धीरे धीरे अपन एग्जीक्यूटिव में भी आ गए, और अभी 3 आ गए हैं आउट ऑफ 6 इंडियंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ब्रिटिशर्स अब यहाँ पे और इसको एक्सपैंड करेंगे। अब सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन। तो ब्रिटिशर्स बस इंडिया को तोड़ने में लगे हुए ताकि ये आपस में टूटे, लड़े और ब्रिटिशर्स अपना काम निकाल लें। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। तो अब फ्रेंचाइजी हो गया, आज की डेट में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। किस आर्टिकल में है बताओ कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अभी क्या हुआ, लिमिटेड आया, जिसके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स देता है, जो पढ़ा लिखा है, केवल उसी को वोट डालने का अधिकार है। ऐसा सबको नहीं है, जो प्रॉपर्टी है, टैक्स है, एजुकेशन है, केवल वही होगा। एक नया ऑफिस बन गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया लंदन में, और कुछ उसको फंक्शंस अब वहां पे उसको ट्रांसफर कर दिए, जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कर रहा था। तो थोड़ा डिवीजन, अब हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन को पावर ट्रांसफर हुआ। एस्टैब्लिशमेंट हुआ पब्लिक सर्विस कमीशन का भी। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में आएगी फॉर सिविल सर्वेंट्स। अब फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट सेंट्रल बजट से हटाया गया, सेपरेट किया गया, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट देयर बजट। तो सी डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है बजट में भी। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैचुरी कमीशन होगा, वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स उसको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि ये जो 1919 एक्ट है ये करेक्ट बैठा या नहीं बैठा। इस कमीशन का नाम बताइए क्या है, जो अभी 10 साल बाद आएगा, उसको अगली क्लास में भी देखेंगे, बट अभी आप बताओ उसका नाम क्या है। तो ये 10 पॉइंट है 1919 के।
कब हुआ? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मोंटेगू चेम्सफोर्ड, मोंटेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, चेम्सफोर्ड वाइसरॉय है। पहला क्या हुआ? डीमार्केट हुआ, सेपरेट किया सेंटर और प्रोविंशियल के सब्जेक्ट, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, लाइक दैट। फिर ट्रांसफर्ड और रिजर्व हुआ, मतलब डायआर्की, डबल रूल। बाय कैमरलिज्म हुआ, अपर हाउस लोअर हाउस। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब 50%, 3 मेंबर इंडियंस हो गए। सेपरेट कॉम्युनल इलेक्टोरेट एक्सपैंड किया, लिमिटेड फ्रेंचाइजी दिया प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के बेसिस पे। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन में कुछ पावर ट्रांसफर हो गई। पब्लिक सर्विस कमीशन बना 26 में, रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। सेंट्रल बजट में कुछ जो पार्ट है वो स्टेट्स को दिया गया, और एक आएगा स्टैट्यूटरी कमीशन जो 10 साल बाद आएगा। तो ये 1919 हो गया। गुड। अब व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी क्या होता है? हम अक्सर बोलते हैं ना लिक्विडिटी नहीं हो रही है। एक्चुअली एसेट्स हैं हमारे पास, जैसे आपके पास कोई मोबाइल फोन है, आप उस मोबाइल फोन को जाके आप मतलब यूपीआई वगैरह से नहीं, ऐसे ही जस्ट एज अ कमोडिटी को पे करके कोई सामान ले सकते हो? नहीं मिलेगा ना। द पॉइंट इज आपका एसेट लिक्विड नहीं है, उसको बेचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई जमीन है, उसको लिक्विड करोगे तो आप उसको बेच के कैश लोगे, तो इसको लिक्विडिटी बोलते हैं। तो एसेट है, एसेट को जब एक्सचेंज करते हैं कैश से, तो वो बताता है कि वो एसेट कितना लिक्विड है या नहीं है। जैसे गोल्ड है वो बहुत लिक्विड है, कोई प्रोडक्ट है, इक्विपमेंट है, कंज्यूमर गुड्स है, वो उतना लिक्विड नहीं होगा। तो इजीली है, क्विकली है, एट नो कॉस्ट हो रहा है। दिस टेल्स कि उसकी लिक्विडिटी क्या है। जैसे कि आपके पास बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स खरीदे, वो बहुत लिक्विड है, आपको तुरंत पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स पैसे में हो जाते हैं, स्टॉक्स हो जाते हैं, करेंसी बहुत लिक्विड होती है, कमोडिटी भी लिक्विड होती है, गोल्ड वगैरह। बट जैसे रियल एस्टेट है, यू कैंट से कि दिस इज योर प्रॉपर्टी जस्ट लाइक दैट, कल आपको इतने पैसे, नो, यू विल नीड सम टाइम, वो लिक्विड नहीं होगी। कोई एंटीक है, कोई आर्ट है, कोई फर्नीचर है, सो दीज आर नॉन लिक्विड एसेट्स। एक होते हैं लिक्विड एसेट्स, दूसरे होते हैं नॉन लिक्विड एसेट्स। ये कॉन्सेप्ट चलता है लिक्विडिटी का। अगर जैसे अभी बात कर रहे थे 80 रुपए डॉलर हो जाएगा करेंसी, जो डॉलर रुपी जो है वो 80 टच कर देगा। तो प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग करेंसी के? स्ट्रॉन्ग इन द सेंस एक्सचेंज में उसका वैल्यू कितना चल रहा है। अगर करेंसी कम है अपना, जैसे अगर अपन देखें कि अपना 80 रुपी पे सपोज हो गया रुपी डॉलर, तो चीपर इंपोर्ट्स कॉन्स में आएगा ये। अगर सपोज 50 रुपी डॉलर हो गया, करेंसी अपना स्ट्रांग हो गया, तो अपन बाहर से कुछ पैसे बुला रहे हैं, तो वो सस्ता पड़ेगा अपने को, चीपर इंपोर्ट हो जाएगा अगर रुपी स्ट्रांग होगा तो। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जैसे डॉलर स्ट्रांग है तो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यूएस का। इंपोर्ट चीपर कंज्यूमर गुड्स, मोर डिस्पोजेबल इनकम भी हो रही है। इन्फ्लेशन यूजुअली अगर करेंसी स्ट्रांग होता है तो लो होता है। डोमेस्टिक वेज डिमांड्स वगैरह ठीक रहता है वहां पे। इन्फ्लेशन कम है और इंटरेस्ट रेट्स पे भी अपवर्ड प्रेशर नहीं होता है। तो ये तब होता है जब आपकी करेंसी स्ट्रांग है, से स्ट्रांग करेंसी से डॉलर। कॉन्स क्या होते हैं कि इससे कॉम्पिटिटिवनेस आपकी चली जाती है। अगर करेंसी कम है, जैसे रुपी अगर 80 पे हो गया, तो अपन बाहर वालों को अपना सामान बड़ा सस्ता पड़ेगा, तो अपन बहुत इजीली उसको कॉम्पीट कर पाएंगे। इसीलिए जो चाइना है वो करेंसी को अक्सर डिवैल्यू कर देता है। डीवैल्यूएशन और डेप्रिशिएशन में क्या डिफरेंस होता है आप बाद में बताना, डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिशिएशन। तो अगर करेंसी वीक है आपकी, तो आप एक्सपोर्ट आपका बेटर हो सकता है। ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, इरोजन इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, वर्जन ट्रेड बैलेंस। सिटीजन इंपोर्ट मोर एंड बाय लेस एट होम, इंपोर्ट मोर एंड बाय लेस एट होम। तो ये स्ट्रॉन्ग करेंसी की बात कर रहे हैं अपन। स्ट्रॉन्ग करेंसी मतलब यूएस डॉलर से मान सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग करेंसी है। तो कोई भी चीज यूएस से बुलाना महंगा पड़ेगा, चाइना से बुलाना सस्ता पड़ेगा, बिकॉज चाइना का करेंसी वीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग करेंसी है तो उस कंट्री के स्पेसिफिक उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कम है। सिटीजन इंपोर्ट मोर एंड बाय लेस एट होम। वीकन्स एक्सपोर्ट, रिड्यूसेस इकोनॉमिक ग्रोथ एट टाइम्स। डोमेस्टिक डिमांड एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफर, अपवर्ड प्रेशर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता है। माउंटिंग डेफिसिट बेड फॉर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एज वेल। सो दिस इज अबाउट स्ट्रॉन्ग करेंसी। तो जैसे हम बोलते हैं ना रुपी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दो, तो ऐसा नहीं है। अगर हम रुपी को जस्ट लाइक दैट बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो इससे कॉन्स भी आएंगे ये सारे। हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, हमें अपवर्ड प्रेशर, अनएम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा फिर हम एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे वर्ड से सेम लो लो करेंसी पे जो अपन एक्सचेंज कर पा रहे हैं। सो द पॉइंट इज कॉन्स भी होते हैं जस्ट लाइक दैट। अगर रुपी स्ट्रॉन्ग हो गया तो कॉन्स भी है, प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं स्ट्रॉन्ग करेंसी के।
सिमिलरली वीक करेंसी के भी जस्ट अपोजिट अपन प्रोज एंड कॉन्स मान सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी का। एक कॉन्सेप्ट हमने शुरू में देखा था, कन्वर्जेंट बाउंड्री, दिस डाइवर्जेंट बाउंड्री और दिस ऐसे जो साइड पास हो रही है। ये एक्चुअली क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स है। इसके पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी एक आती है जो डिस्कार्ड हो गई थी। प्लेट टेक्टोनिक्स ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। एडवेंट, अब ये कंटेंट भी मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है ताकि आपका पूरा अच्छे से ये रिवाइज भी हो जाए। अपने एनसीईआरटी 11th के अगर ये दोनों सीरीज नहीं देखा है प्लेलिस्ट में तो उसको बिंज वॉच करिए। 11th की फंडामेंटल्स और इंडियन ज्योग्राफी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुआ, जिससे हमने देखा कन्वेयर बेल्ट की तरह ये ऐसे चल रहा है। फिर इसके बाद हमने देखा ओशन कॉन्टिनेंट्स कैसे बन रहे हैं। तो मैकेंजी एंड पार्कर एंड मॉर्गन इंडिपेंडेंटली आपने बहुत सारी थ्योरीज लाया जो टोटल सम टुगेदर बना प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट क्या होता है? प्लेट मतलब जैसे थाली होती है, प्लेट होता है, ऊपर एक पतला सा ऐसा बड़ा सा प्लेट है और ये प्लेट फ्लोट हो रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये हो गया प्लेट टेक्टोनिक। तो एक टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है? एक मैसिव इररेगुलर शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक है। कॉन्टिनेंटल ओशियनिक दोनों में हो सकता है ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है और एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ऐसे फ्लोट हो रहा है। एस्थेनोस्फेयर हमने देखा था ना, क्रस्ट के ऊपर स्लाइटली मोल्टन है तो उसके ऊपर फ्लोट हो रहा है। लिथोस्फेयर में क्रस्ट है, टॉप मेंटल है, थिकनेस इसकी 5 से 100 किलोमीटर है ओशियनिक पार्ट में और 200 किलोमीटर है कॉन्टिनेंट। ओशियनिक पार्ट बिकॉज गड्ढे में भी है तो इसका थिकनेस कम हो जाता है, कॉन्टिनेंट में थिकनेस बढ़ जाता है। तो ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं प्लेट। ये ऐसे फ्लोट हो रही है, इसको अभी डायग्राम में भी बताता हूं मैं इसमें। तो प्लेट में भी रेफर टू एज कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशियनिक प्लेट। किस एरिया में है उसके हिसाब से उसकी साइज हो जाएगी, मेजर प्लेट, माइनर प्लेट, एक्टिव है या फिर वो कन्वर्जेंट हो रही है, डाइवर्जेंट हो रही है, डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से अलग अलग प्लेट का मूवमेंट हो रहा है। इसी को बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो लिथोस्फेयर के अगर अपन देखें ना ऊपर, तो 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। जैसे देखो ये जो पूरा एक प्लेट है, जैसे एग है ना, एग में ऊपर क्रैक्स चलते हैं तो बहुत सारा एक ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपको क्रैक्स दिखने लग गए ना। अज्यूम इट कि ये अर्थ के ऊपर एक बहुत पतला सा एग शेल की तरह लेयर है और उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट क्रैक्स बन गए और ये इस तरीके से फ्लोट भी हो रहे हैं। तो दिस इज प्लेट टेक्टोनिक। जैसे ये प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट हो गई, ये नॉर्थ अमेरिका की प्लेट हो गई, ये यूरेशियन प्लेट, अर्थ राउंड है तो यही घूम के ऐसे इधर यहाँ यूरेशियन प्लेट होगा। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीकन है ना, तो ये सारी प्लेट हो गई। और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, ये पैसिफिक प्लेट हो गई। ये बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं तो इनको मेजर प्लेट्स बोला। कुछ स्मॉलर प्लेट्स हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा फिलीपींस हो गया, कैरोलिन हो गया, है ना, कोकोस हो गया, नाजका हो गया, स्कोटिया हो गया और अरेबियन प्लेट हो गई। ये स्मॉलर प्लेट्स हैं ये। ओके, और कई बार इन प्लेट्स के बीच में जैसे सबडक्शन हो रहा है तो ट्रेंचेस फॉर्म भी हो रहा है। जैसे ये जावा ट्रेंच इंपॉर्टेंट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो जितने भी ट्रेंचेस बन रहे हैं ना, वो आप देखना हमेशा प्लेट बाउंड्री पे बनते हैं। प्लेट बाउंड्री यहाँ मतलब काइंड ऑफ क्रैक है तो इधर इनवर्ड बहुत ज्यादा गई है अर्थ का लेयर, सो दीज आर क्रैक्स। सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? आंसर। अब जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट है, यहाँ दो प्लेट्स जो है ना वो ऐसे साइड पास हो रही है तो यहाँ पे ऐसे भूकंप भी आते हैं। एक मूवी भी आई थी दिस सैन एंड्रियास फॉल्ट पे। सो दीज आर प्लेट्स, नास्का प्लेट हुआ, कोकोस हुआ, कैरेबियन एटसेट्रा। तो ये इनके नाम है, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिकन, फिर साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरेशिया। ये 7 बड़ी प्लेट्स होती है। फिर माइनर माइनर प्लेट्स में कोकोस, नास्का, अरेबियन, फिलिपिन, कैरोलिन, ये सारी कुछ माइनर प्लेट्स हो गई। हमें एटलस लेना है और एटलस में ये सारी चीजें आज इस क्लास के बाद एक बार अच्छे से देखना है। इवन आप एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर नंबर 4 है आई थिंक, इसको अच्छे से आज रिवाइज कर लेना, वीडियो के थ्रू करना तो क्विक हो जाएगा विद इन 30-40 मिनट्स। ओके, 2x की स्पीड पे आप उसे जल्दी से देख लेना। तो ये जो प्लेट्स हैं एक्चुअली अब मूव कैसे हो रही है? बिकॉज एस्थेनोस्फेयर या मोल्टन लावा जो है बहुत ज्यादा है तो इससे क्या हो रहा है, कन्वेयर बेल्ट की तरह ऐसे फैशन में मूव हो रहा है और इसी के कारण ये जो प्लेट्स हैं ये फ्लोट हो रही है। तो हीटेड मटेरियल राइज होता है, कूल होता है, फिर ऐसे सबडक्शन होता है। ये चीज मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि किस तरीके से कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, सबडक्शन। और इतना हीट आता कहाँ से कि ये मेल्ट हो जाता है? तो हीट आता है बिकॉज एक तो प्रीमॉर्डियल हीट हो गई, जो अर्थ शुरू में बहुत हीट थी इनिशियल, प्लस दूसरा इतना हीट आती है रेडियो एक्टिव डिके से, अंदर रेडियो एक्टिविटी चल रही है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है। तो हेनरी हेस, ऑर्थर होम्स ने ऐसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग बताया, उसी के अकॉर्डिंगली ये प्लेट टेक्टोनिक्स बना।
तो दिस इज प्लेट टेक्टोनिक्स। ओके, ये सारी प्लेट्स हैं, प्लेट टेक्टोनिक। भूकंप वगैरह जो है ना वो प्लेट टेक्टोनिक्स है। इसको एक रिम बोलते हैं। इसका नाम क्या है, कौन सी फायर है, दिस इज विच। यहाँ पे ज्यादातर जो है ना वॉल्केनोज, अर्थक्वेक वगैरह वो इधर आते हैं पैसिफिक। इसका नाम क्या है पर्टिकुलर, टेल। अब ड्रेनेज पैटर्न देखते हैं। अगेन चैप्टर नंबर 3, आई थिंक 4 है, इंडियन ज्योग्राफी क्लास 11, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हर सवाल तैयार हो जाएगा, इसको बहुत अच्छे से देखना है। ड्रेनेज पैटर्न, 4 पैटर्न होते हैं, डेंड्रिटिक, रेडियल, सेंट्रिपिटल एंड ट्रेलिस। ड्रेनेज पैटर्न मतलब क्या होता है, पानी जो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ऐसे फ्लो होगा। रिवर को जहां जगह मिलती है वो अपना रास्ता बनाते हुए आगे निकल जाता है। हमें भी ऐसे ही होना चाहिए लाइफ में, रास्ता आगे बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ड्रेनेज पैटर्न विच लुक्स लाइक ट्री ब्रांचेस विद लॉट्स ऑफ ट्विग्स इज नोन एज डेंड्रेटिक। पेड़ की तरह लगता है, बहुत आड़ा टेढ़ा इस टाइप से, तो वो डेंड्रेटिक हो गया। जैसे नॉर्दर्न प्लेन में रिवर्स ऐसा होती है, डेंड्रेटिक। रेडियल, अब रेडियल में नाम ही लिखा हुआ है, रेडियल मतलब एक हिल है और वहां से ऐसे डाउनवर्ड रिवर ऐसे ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है एलिवेशन से। तो इसको कहते हैं, जैसे अमरकंटक में हिल है और तीनों यहाँ पे रिवर्स निकल रही है, तो ये रेडियल ड्रेनेज हुआ। अमरकंटक से जो 3 रिवर्स निकल रही है उनके नाम बताइए। 3 रिवर्स है यहाँ से अमरकंटक। सेंट्रिपिटल क्या होता है, डिस्चार्ज कर रही है फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इनटू अ लेक। तो रेडियल में हाइट था, एलिवेशन, यहाँ एक गड्ढा टाइप है, सारा पानी यहीं पे आ रहा है, तो वो सेंट्रिपिटल हो गया, डिप्रेशन है। जैसे लोकटक लेक मणिपुर का हुआ। ट्रेलिस क्या होता है, ट्रिब्यूटरी, प्राइमरी ट्रिब्यूटरी जो है मेन रिवर की वो पैरेलल चल रही है दूसरी रिवर से। सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी उसको राइट एंगल, मतलब इन्होंने मैथ्स पढ़ी है, सब सिस्टमैटिक ऐसे राइट राइट एंगल में ये सब मिल रही है, तो वो हो गया ट्रेलिस। तो मतलब कोई इरेगुलर पैटर्न में सारा मिल रहा है तो डेंड्रेटिक, राइट एंगल में मिल रहा है तो ट्रेलिस, हाइट से इधर जा रहा है तो रेडियल, डिप्रेशन में जा रहा है तो सेंट्रिपिटल। तो ये हो गए डेंड्रेटिक, रेडियल, सेंट्रिपिटल, ट्रेलिस। इन सब के एक एक एग्जाम्पल भी आप बताना, और अमरकंटक की 3 रिवर्स का नाम भी टेल राइट नाउ। ओके, अमरकंटक। ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम है। इसे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस की है। एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, संपदा इन 2016। तो दिस इज नेम। एक्चुअली हमारा जो पूरा पर्पस है ना वो ये है कि हम किसानों की इनकम को बढ़ाएं, उनकी फार्मर इनकम डबल करें। तो ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हुई। ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट करो, अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज दो, ज्यादा पैसे ताकि वो कमा पाए। प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी करो, जैसे मिल्क सेल कर रहे हैं तो 55 रुपये लीटर हो रहा है, उससे चीज बनाओ या कुछ प्रोसेस बनाओ तो उसका प्राइस डबल ट्रिपल हो जाता है। तो प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग। मॉडर्नाइज करो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को, प्रोसेसिंग बढ़ाओ, वैल्यू और ऐड करो, रिडक्शन ऑफ वेस्टेजेस का। कंपोनेंट्स क्या है, मेगा फूड पार्क अगेन इंपॉर्टेंट, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, और कोल्ड चेन, ताकि हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे पटेटो आ गए, बहुत सारे आ गए तो वो खराब हो जाते हैं, तो फिर उसको फार्मर्स ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं। कोल्ड चेन होगा तो हम उसको स्टोरेज कर लेंगे। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हो, फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन बढ़ाएं, क्वालिटी बहुत जरूरी है, फूड सेफ्टी, क्वालिटी, इंफ्रा। ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाएं, ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन में क्या क्या है बताइए, ऑपरेशन ग्रीन। ओके, तो ये सब चीजें इसके कंपोनेंट है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ग्रांट इन एड्स मिलेगा यहाँ पे, क्रेडिट लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, कैपिटल सब्सिडी मिल रहा है। अगर सब्सिडी मतलब जैसे 1.5 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट किया, उसमें 50,000 सब्सिडी मिल गई, तो दैट इज सब्सिडी। ऑन्टरप्रनोर फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री को मिल रही है। इतना आपको ग्रांट इन एड भी मिल रहा है, इन्वेस्टर्स को मिल रहा है, तो सरकार इसको बहुत एनकरेज कर रही है लॉजिस्टिक्स वगैरह में। तो ये होता है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम। अब जैसे रशिया और यूएसए का बैटल हो रहा है तो 2 टर्म बहुत न्यूज में आ रहे हैं, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ऑल्दो आज की डेट में कोई भी कंट्री प्योरली कैपिटलिस्ट नहीं है, प्योरली सोशलिज्म नहीं है। आज की डेट में सारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी। बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल। सोशलिज्म में क्या होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो ओन्ड बाय स्टेट या पब्लिक होता है, प्राइवेट नहीं होता। कंपनीज प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो तभी हम बोल रहे हैं ना कि ये जो कंपनीज हैं, ट्विटर, फेसबुक और मेटा या फिर यूट्यूब, गूगल एटसेट्रा, ये पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरवीन करने लग गई हैं, जबकि ये कंपनीज का मोटिव प्रॉफिट होता है।
तो दे आर नॉट गवर्नमेंट, दे आर अ कंपनी. कंपनीज लिव बाय द प्रॉफिट मोटिव. ये मनी बनाना इनका काम है, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा ये वो डिसीजन करेगी. पर गवर्नमेंट का काम डिसीजन मेकिंग फॉर पब्लिक होता है, उसको हम चुनते हैं. तो कंपनीज और गवर्नमेंट को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए. गवर्नमेंट इज डिफरेंट, कंपनीज फॉर प्रॉफिट होती है. ऑनर्स मैनेजर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है और गवर्नमेंट का हेड हमने चुनाव के थ्रू उसको जीत के बनाया है. तो दैट इज वाई ट्विटर ने ट्रम्प को बैन किया. दिस वॉज अ बिग न्यूज बिकॉज ट्रम्प उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए थे एंड ट्विटर इज जस्ट अ कंपनी. सो दिस इज दैट. गवर्नमेंट जॉब बाय एनफोर्सिंग लॉ रेगुलेशन टू मेक श्योर लेवल प्लेइंग फील्ड. तो जो कैपिटलिज्म है उसमें गवर्नमेंट इतना इंटरवीन नहीं करती मार्केट में, फैसिलिटेटर की तरह रहती है और प्राइवेट प्लेयर को सारा काम करने को बोलती है. कैपिटलिज्म. सोशलिज्म में गवर्नमेंट खुद जिम्मेदारी उठाती है, जैसे पीएसयूज हो गया. वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन 39B एंड 39C सोशलिज्म में ज्यादा होता है कि मतलब सभी का बराबर विकास हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ हो. सो दिस इज सोशलिज्म, दिस इज कैपिटलिज्म. प्रोज एंड कॉन्स क्या है कैपिटलिज्म अगर स्पेसिफिक देखें तो कैपिटलिज्म मतलब कंपटीशन होता है, सबको बेहतर करना है, तो इससे ग्रोथ होती है, प्रोग्रेस होती है. कंज्यूमर के पास चॉइसेस होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. नोकिया था, फिर उसके बाद एंड्रॉइड आया. तो द पॉइंट इज चॉइसेस होती है और कंज्यूमर्स को बेटर इनोवेशन मिलता है. बट इससे इनइक्वालिटी आती है, सोशल सेफ्टी नहीं होती, करप्शन भी होता है. तो ये प्रोज एंड कॉन्स है कैपिटलिज्म. सोशलिज्म में देखें तो इसमें इनकम इनइक्वालिटी नहीं होती, रिड्यूस होती है, सबको बराबर बराबर मिल रहा है. स्टेबिलिटी आती है, इंफ्रा आता है, राइट्स ज्यादा मिलते हैं वर्कर्स एंड इंडिविजुअल. एक्चुअली कैपिटलिज्म आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, फिर सोशलिज्म उसके बाद आया. द नेगेटिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू सोशलिज्म. कार्ल मार्क्स एंड जो थ्योरी हम देखते हैं. तो सोशलिज्म प्राइमरली कैपिटलिज्म की जो बैड चीजें हैं उसको करेक्ट करने के लिए सोशलिज्म आया था. कॉन्स क्या है, इसमें कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट अब्यूज कर सकती है पावर का, फ्यूअर रिवॉर्ड्स है, इनोवेशन किसी को मिल ही नहीं रहा है, सबको बराबर है तो कोई भी बेहतर बनना नहीं चाहेगा. दीज आर द प्रॉब्लम. तो ये कैपिटलिज्म है और ये सोशलिज्म है. नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल मैप. ये ट्वीट किया है आजादी का अमृत महोत्सव, एम्बेसी ऑफ इंडिया, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे ने. देखो वन बाय वन सारे डांस फॉर्म्स देखते हैं. इसको मैं अलग से भी शेयर कर दूंगा एक बार. नाटी एंड डागी हिमाचल प्रदेश में, चोलिया एंड बरादा नाटी उत्तराखंड में, कत्थक एंड रासलीला यूपी में, रौफ धूमल एंड कुछ जम्मू एंड कश्मीर में, भांगड़ा पंजाब में, घूमर कालबेलिया कठपुतली राजस्थान में. इसको रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगा. डांडिया गरबा गुजरात में है, लवनी महाराष्ट्र में है, पेरिनी थांडावानम तेलंगाना का है, फुगडी गोवा में है, कुनीथा और यक्षगान कर्नाटका में है, कोलकाली लक्षद्वीप का है, कथकली मणियट्टम केरला का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी और विलासिनी नाट्यम आंध्रा का है, ओडिशा घुमुरा रुकमार नाचा ओडिशा का है, ओडिसी भी. मटकी एंड गंगोर मध्य प्रदेश में है, राउत नाचा छत्तीसगढ़ का है, छऊ वेस्ट बंगाल में है, झूमर झारखंड से, ओजागिरी त्रिपुरा में है, मणिपुरी में मणिपुर है, चेरो मिजोरम का है, चांगलो नागालैंड का है, बिहू एंड सतरिया असम है, बारदोछाम अरुणाचल है, लाहो मेघालय है, मास्क डांस सिक्किम में आता है, जाट जाटिन बिहार का है. ओके, सो दिस इज आई थिंक सब कवर हो गए हमारे. अंडमान एंड निकोबार में है निकोबारी. इसको मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप क्विकली देख लेना. वन लाइनर आएगा तो ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए. डांसेस ऑफ इंडिया. एनी बेसेंट के बारे में जानते हैं. आजादी का अमृत महोत्सव 1 अक्टूबर 1847 आपका जन्म हुआ था, लंदन यूनाइटेड किंगडम. थियोसॉफिस्ट, फाउंडर नहीं है बट थियोसॉफिस्ट सोसाइटी के, बट इंपॉर्टेंट थियोसॉफिस्ट थे. फाउंडर कौन थे आप बताओ. विमेन्स राइट एक्टिविस्ट है, एजुकेशनिस्ट है, राइटर, चैंपियन ऑफ इंडिया सेल्फ रूल है. थियोसॉफिकल सोसाइटी अडेयर की चीफ रही है, प्रेसिडेंट रही हैं आप. होम रूल लीग मूवमेंट स्वराज 1916 में स्टार्ट किया था विद लोकमान्य तिलक जी. प्रेसिडेंट, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की. हिंदू कॉलेज बनारस में एस्टैब्लिश किया था और फाउंड किया था स्काउट मूवमेंट इन इंडिया. तो ये क्या है, एनी बेसेंट. तो आज हमने क्या देखा, एनी बेसेंट के बारे में. ये सारे डांसेस आज रिवाइज कर लेना. कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ड्रेनेज पैटर्न. दिस इज अबाउट मेजर प्लेट्स, प्लेट टेक्टोनिक. स्ट्रॉन्ग करेंसी के क्या मायने हैं, लिक्विडिटी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और सर्टेन फैक्ट्स. So this is class number 11. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.